नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से कई लोगों के सीखने के अनुभव से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ये विषय है सीखने में आने वाली दिक्कतें, या जिसे कहते हैं अवधारणाओं का मतलब कॉन्सेप्ट्स का कमजोर रह जाना। हमारे पास एक दस्तावेज है 1.5 पीडीएफ, जिसमें इसी पर कुछ अहम बातें बताई गई हैं। आज हम उसी की गहराई में उतरेंगे। हमारा इरादा है ये समझना कि भाई ये सीखने की कमियां, ये लर्निंग गैप्स आखिर हैं क्या, क्यों होते हैं, इनको पहचाना कैसे जाए, और सबसे जरूरी इनसे निपटने के तरीके क्या हैं। अक्सर होता है ना ऐसा कि कोई चीज समझ नहीं आ रही और आगे बढ़ना एकदम पहाड़ जैसा लगने लगता है। आज इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे इस स्रोत के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सीखने की कमी या लर्निंग गैप की बात हो रही है, स्रोत के हिसाब से इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? हाँ देखिए, शोध के इसे काफी साफ तरीके से बताता है। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का अंतर है। मतलब किसी छात्र से एक लेवल पर जो जानने की उम्मीद की जाती है और वो असल में जो जानता या समझता है, उसके बीच का फासला। अच्छा। हाँ, और ये अक्सर दिखता है अवधारणाओं की कमजोरी के रूप में। मतलब छात्र किसी विषय के जो मूल सिद्धांत हैं, जो उसकी जड़ है, उसे ही ठीक से पकड़ नहीं पाता। तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे जैसे किसी बिल्डिंग की नींव ही ठीक से ना भरी गई हो। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी उपमा है ये। और जैसे कमजोर नींव पर मंजिलें बनाना खतरनाक है ना, वैसे ही अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आगे की मुश्किल चीजें समझना बहुत कठिन हो जाता है। हाँ, वो तो है। और स्रोत कहता है कि इसका असर सिर्फ नंबरों पर नहीं पड़ता। छात्र का कॉन्फिडेंस कम होता है और धीरे धीरे सीखने का मजा ही खत्म होने लगता है। खासकर मैथ्स, साइंस, अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट्स में, जहां पिछला समझना बहुत जरूरी है आगे के लिए, वहां ये दिक्कत ज्यादा दिखती है। ये बात तो है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये नींव कमजोर रह क्यों जाती है। स्रोत इसके कारणों के बारे में क्या कहता है? कुछ खास वजह? हाँ, स्रोत कई वजह गिनाता है और ये मिली-जुली हैं, मतलब कोई एक कारण नहीं है। समझने के लिए स्रोत इन्हें 3 हिस्सों में बांटता है। पहला है शैक्षणिक और पढ़ाने के तरीकों से जुड़े कारण। अच्छा, जैसे क्या इसमें वो रट्टा मारने वाली बात आती है जो हम सबने कभी ना कभी की है? हाँ हाँ, रटना एक बड़ा फैक्टर है, बिल्कुल। स्रोत कहता है कि जब हम समझने के बजाय सिर्फ याद करने पर जोर देते हैं, तो वो ज्ञान टिकता नहीं, गहराई नहीं आती उसमें। लेकिन सिर्फ यही नहीं, और भी चीजें हैं, जैसे सिलेबस का बहुत तेजी से भागना। हाँ, ये तो होता है। बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता कि जो सीखा है उसे ठीक से पचा पाएं, उस पर सोच पाएं। फिर अगर कोई क्लास मिस हो गई, तो वो टॉपिक गया। हाँ, और अगर उसे ठीक से कवर नहीं किया तो एक गैप बन जाता है। और पढ़ाने का तरीका भी। स्रोत कहता है कि अगर टीचर एक ही स्टाइल से पढ़ा रहे हैं तो वो हर बच्चे के लिए काम नहीं करता। सबका सीखने का तरीका, स्पीड अलग होती है ना? सही बात है। तो कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं। और हाँ, हमारा जो एग्जाम सिस्टम है वो भी अक्सर सिर्फ ग्रेड देखता है, ये नहीं कि बच्चे ने समझा कितना। ये तो हुई अकादमिक बातें। स्रोत ने दूसरी श्रेणी बताई है मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक कारण। मतलब ये हमारे सोचने समझने के तरीके से भी जुड़ा है। बिल्कुल, ये हमारे अंदर की बात है, हमारे दिमाग की प्रक्रियाएं। स्रोत इसमें भी कई चीजें बताता है। एक तो है सीखने में एक्टिव ना होना। मतलब बस क्लास में बैठे हैं, सुन रहे हैं, पर दिमाग कहीं और है। सवाल नहीं पूछ रहे, सोच नहीं रहे। पैसिव लर्निंग जिसे कहते हैं। हाँ, फिर है हमारी वर्किंग मेमोरी की सीमा। मतलब हमारा दिमाग एक बार में कितनी नई जानकारी संभाल सकता है। अगर बहुत ज्यादा या बहुत मुश्किल चीजें एक साथ आ जाएं, तो दिमाग ओवरलोड हो जाता है, कंफ्यूजन होता है। अच्छा। और एक बहुत बहुत जरूरी बात जिसका स्रोत जिक्र करता है, वो है मेटाकॉग्निटिव स्किल्स की कमी। मेटाकॉग्निटिव स्किल्स ये क्या है? थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? हाँ जरूर। इसका मतलब है अपने सीखने के बारे में सोचना। मतलब क्या मुझे पता है कि मैं कैसे सीखता हूँ? क्या मैं ये पहचान पाता हूँ कि मुझे क्या समझ आ रहा है और क्या नहीं? कहाँ मुझे ज्यादा ध्यान देना है? अच्छा, मतलब खुद की लर्निंग को समझना। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि अक्सर छात्रों में ये जागरूकता नहीं होती। वो बस पढ़ते जाते हैं बिना ये जाने कि कहाँ उनकी पकड़ कमजोर है। और आखिर में स्रोत डिसलेक्सिया या डिसकैल्कुलिया जैसी लर्निंग डिसेबिलिटीज का भी जिक्र करता है। अगर इनका पता ना चले या सही मदद ना मिले तो बच्चा लगातार स्ट्रगल करता है और सीखने में पीछे रह जाता है। तीसरी श्रेणी, स्रोत कहता है पर्यावरणीय और सामाजिक कारण, यानी हमारे आसपास का माहौल भी असर डालता है। ये कैसे? हाँ हाँ, बहुत असर डालता है। सीखना अकेले कमरे में बंद होकर नहीं होता ना, हमारा माहौल बहुत मायने रखता है। जैसे स्रोत बताता है, अगर बच्चे को बार बार स्कूल बदलना पड़े
या बहुत छुट्टियां लेनी पड़े तो पढ़ाई में रुकावट आती है। हाँ, तारतम्य टूट जाता है। बिल्कुल। घर का माहौल भी, पढ़ने के लिए शांत जगह है या नहीं, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं या नहीं, ये सब बहुत अहम है। और सामाजिक पहलू भी है। स्रोत इशारा करता है कि बच्चे अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। जब वो देखते हैं कि कोई और जल्दी सीख रहा है तो उनका खुद पर से विश्वास कम हो सकता है। उन्हें लगता है मैं ही कमजोर हूँ। हाँ, ये तुलना वाली बात तो बहुत आम है। और एक चीज जो आज के जमाने में बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी। स्रोत कहता है कि टेक्नोलॉजी मददगार हो सकती है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा या गलत इस्तेमाल ध्यान भटकाता है। बच्चे शायद बस ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, गहराई में नहीं उतरते। तो ये सब कारण हो सकते हैं। अब बात आती है पहचानने की। कोई कैसे समझे कि उसे या किसी और को, जैसे बच्चे को, ये सीखने में कमी आ रही है? स्रोत कुछ लक्षण बताता है। हाँ। स्रोत छात्र और टीचर दोनों के नजरिए से कुछ संकेत बताता है। ये व्यवहार में दिखते हैं। अगर छात्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद वही कि पुरानी बेसिक बातें याद नहीं रहती या उन्हें नई सिचुएशन में इस्तेमाल नहीं कर पाते। बिल्कुल, ये सबसे कॉमन है। स्रोत ये भी कहता है कि ऐसे छात्र अक्सर प्रॉब्लम सॉल्विंग या एनालिसिस वाले सवालों में अटकते हैं क्योंकि बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। वो फिर समझने के बजाय रटने पर ज्यादा जोर देने लगते हैं। उन्हें लगता है यही तरीका है पास होने का। हाँ। क्लास में सवाल पूछने पर या एग्जाम के टाइम घबराहट महसूस कर सकते हैं। और एक बात जो स्रोत बताता है वो ये कि कई बार जो बच्चे छोटी क्लास में अच्छा कर रहे थे वो बड़ी क्लास में आकर अचानक पिछड़ने लगते हैं क्योंकि अब सिलेबस मुश्किल हो गया है और उनकी पुरानी कमजोरियां सामने आ जाती हैं। अच्छा, ये तो हुई छात्र की बात। और टीचर्स क्या नोटिस करते हैं? उन्हें क्या संकेत मिलते हैं? स्रोत के मुताबिक टीचर्स कुछ पैटर्न देख सकते हैं, जैसे बच्चा एक ही तरह की बेसिक गलतियां बार बार कर रहा है। अलग अलग टॉपिक्स में उसका परफॉर्मेंस बहुत अलग हो सकता है, किसी में ठीक, किसी में बहुत कमजोर। जब क्लास में डिस्कशन होता है तो ऐसे बच्चे चुप रहते हैं, सवाल पूछने या जवाब देने से कतराते हैं। वो उदाहरणों पर या स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, खुद से सोचने में दिक्कत महसूस करते हैं और कुल मिलाकर उनमें सीखने के लिए वो जोश, वो जिज्ञासा कम दिख सकती है क्योंकि लगातार फेलियर से वो शायद निराश हो जाते हैं। यहाँ ये जोड़ना भी ठीक रहेगा कि स्रोत कुछ एजुकेशन थ्योरीज का भी हवाला देता है, जैसे प्याजे, वाइगोत्स्की, ब्लूम। ये सब यही कहते हैं कि सीखना एक्टिव होना चाहिए, सही गाइडेंस यानी स्कैफोल्डिंग मिलनी चाहिए और बेसिक समझ जरूरी है। जब ये नहीं होता तो लर्निंग गैप्स आते हैं। स्रोत यूएनएससीओ की 2023 की रिपोर्ट का भी जिक्र करता है कि दुनिया भर में करीब 58% छात्र सीखने की इन कमियों से जूझ रहे हैं। कारण वही पढ़ाने के तरीके, सिलेबस का बोझ। 58%, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और भारत में भी एनसीईआरटी ने 2022 में योग्यता आधारित लर्निंग पर जोर दिया है ताकि इन कमियों को दूर किया जा सके। इन सब बातों से ये तो साफ है कि ये सिर्फ पढ़ाई की दिक्कत नहीं है, इसका असर तो बहुत गहरा पड़ता होगा। स्रोत इसके प्रभाव के बारे में क्या बताता है? बिल्कुल, स्रोत कहता है असर कई लेवल पर होता है। अकादमिक तो है ही, आगे की पढ़ाई समझना आना, एग्जाम में फेल होना, ग्रेड्स गिरना, लेकिन मनोवैज्ञानिक असर, जैसा स्रोत बताता है, शायद और भी गंभीर है। कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो जाता है, बच्चा खुद पर शक करने लगता है, पढ़ाई एक टेंशन बन जाती है। व्यवहार में भी बदलाव आते हैं, क्लास में हिस्सा लेने से बचना, मुश्किल सब्जेक्ट्स को टालना या कभी-कभी ध्यान खींचने के लिए शरारतें करना। सामाजिक रूप से दूसरों से तुलना करके हीन भावना आ सकती है और लंबे समय में स्रोत चेतावनी देता है कि ये कमजोर कॉन्सेप्ट्स बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हायर एजुकेशन सब में रुकावट बन सकते हैं। करियर पर असर पड़ सकता है। इनसे इन कमियों को भरा जा सके, लगता है स्रोत का काफी फोकस इस पर है। हाँ, और यही सबसे अच्छी बात है। स्रोत साफ कहता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, देर लग सकती है, मेहनत लग सकती है, पर हो सकती है। स्रोत कई प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देता है। इन्हें हम 3 कैटेगरी में देख सकते हैं, जैसा स्रोत ने किया है। पहला, अकादमिक मजबूती और पढ़ने की तकनीकें। दूसरा, सेल्फ रेगुलेशन और दिमागी रणनीतियां। और तीसरा, माहौल और लाइफस्टाइल में बदलाव। ठीक है, तो पहले से शुरू करते हैं। अकादमिक मजबूती और पढ़ने की तकनीकें, इसमें पहला कदम क्या है? शायद ये पता लगाना कि गड़बड़ कहाँ है। बिल्कुल सही। स्रोत कहता है सबसे पहले डायग्नोसिस, मतलब पहचानो कि कौन से कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। इसके लिए टेस्ट हो सकते हैं, क्विजेज हो सकते हैं। जब पता चल जाए तो स्रोत बैकवर्ड लर्निंग की सलाह देता है, यानी आगे भागने से पहले पीछे जाओ और उन कमजोर कड़ियों को ठीक करो, पुराने चैप्टर्स दोहराओ। नींव को मजबूत करना। हाँ, फिर कॉन्सेप्ट मैप्स बनाने की तकनीक है। ये विजुअल होते हैं, दिखाते हैं कि आइडियाज कैसे जुड़े हैं।
इससे पूरी पिक्चर क्लियर होती है। फेनमैन तकनीक भी बहुत अच्छी है, जिसका जिक्र स्रोत में है। किसी मुश्किल चीज को इतने आसान तरीके से समझाओ जैसे किसी बच्चे को समझा रहे हो। अच्छा। हाँ, अगर आप ऐसा कर पाए, मतलब आपकी समझ एकदम क्लियर है। स्रोत ये भी कहता है कि सिर्फ क्या नहीं, क्यों और कैसे पर ध्यान दो, लॉजिक समझो। नियमित रूप से रिट्रीवल प्रैक्टिस करो, मतलब बिना देखे याद करने की कोशिश करो कि क्या पढ़ा था। ये बहुत पावरफुल है। बिना देखे याद करना। हाँ, एक्टिव रिकॉल, स्पेस रिपीटेशन यानी समय समय पर दोहराना, ये सब वैज्ञानिक तरीके हैं जो कॉन्सेप्ट्स को पक्का करते हैं। टीचर जो फीडबैक दे उसे सीरियसली लो, गलतियों से सीखो, जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा हेल्प लो, ट्यूशन या दोस्तों के साथ पढ़ो, पीयर ट्यूटरिंग। और एक जरूरी बात, जो सीखा है उसे रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करो, इससे वो याद रहता है। ये तो हुई पढ़ाई की सीधी तकनीकें। अब दूसरी कैटेगरी, सेल्फ रेगुलेशन और दिमागी रणनीतियां। इसमें शायद खुद को मैनेज करने पर जोर है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहता है कि अपनी लर्निंग के ड्राइवर खुद बनो, अपनी सोच, अपनी आदतें बदलो। जैसे बड़े बड़े गोल मत बनाओ, छोटे रोज के टारगेट रखो। जैसे आज सिर्फ एक मुश्किल कॉन्सेप्ट समझना है। मैनेजेबल गोल्स। हाँ, अपनी समझ को लेकर जागरूक बनो, वही मेटाकॉग्निशन। खुद से पूछो, मुझे क्या पता है, क्या नहीं पता, इसे समझने के लिए क्या करना होगा। और स्रोत कहता है सवाल पूछने में झिझको मत, ये सीखने का हिस्सा है। ये बहुत जरूरी है। अलग अलग तरीकों से सीखो, सिर्फ पढ़ो मत, वीडियो देखो, सुनो, डिस्कस करो, मल्टी मॉडल लर्निंग। दूसरों को पढ़ाने की कोशिश करो। ये फेनमैन तकनीक जैसा ही है। जब समझाओगे तो खुद की कमियां पता चलेंगी। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ो, ज्ञान को आइसोलेशन में मत रखो, खुद के टेस्ट लेते रहो। और स्रोत एक कॉन्सेप्ट जर्नल का आइडिया देता है। रोज लिखो क्या सीखा, क्या कंफ्यूजन है, अपनी भाषा में। मुश्किल टॉपिक्स को बार बार देखो और गलतियों को दुश्मन मत समझो, वो सीखने का मौका है। समझो कि गलती क्यों हुई। गलतियों से सीखना। हाँ, और तीसरी कैटेगरी, माहौल और लाइफस्टाइल। इसमें क्या आता है? इसमें आता है कि हम अपने आसपास का माहौल और अपनी आदतें कैसे सुधारें ताकि सीखने में मदद मिले। स्रोत कहता है पढ़ने का एक फिक्स टाइम और शांत जगह बनाओ। डिस्ट्रैक्शन कम करो, मोबाइल टीवी दूर रखो। ये तो मुश्किल है आजकल। मुश्किल है पर जरूरी है। अपनी दिक्कतों के बारे में खुलकर बात करो, टीचर से, पेरेंट्स से, दोस्तों से। छिपाओ मत। डिजिटल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करो, जैसे खान एकेडमी है, एनसीईआरटी का दीक्षा पोर्टल है। एक साथ बहुत सारे मुश्किल सब्जेक्ट मत उठाओ, बैलेंस करो। पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर काम करें, ये बहुत जरूरी है। हाँ, पार्टनरशिप है। पुराने नोट्स देखो, छोटी छोटी कामयाबी पर खुद को शाबाशी दो। और सबसे जरूरी, जो स्रोत बार बार कहता है, ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। ग्रोथ माइंडसेट। हाँ, ये मानना कि हमारी काबिलियत फिक्स नहीं है, हम मेहनत से सही तरीके से उसे बढ़ा सकते हैं। ये सोच मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देती है। ये बहुत पावरफुल आइडिया है। स्रोत में एक स्टूडेंट ग्रोथ टूल किट का भी जिक्र है। वो क्या चीज़ है? क्या वो इन सब चीज़ों को करने में मदद करती है? हाँ, स्रोत उसका एक संक्षिप्त आइडिया देता है। ये बेसिकली कुछ प्रैक्टिकल टूल्स और एक्सरसाइज का सेट है। जैसे उसमें एक कॉन्सेप्ट गैप ऑडिट हो सकता है, एक चेकलिस्ट जिससे छात्र खुद पता लगाएं कि कहाँ-कहाँ उनकी समझ कमजोर है। फिर एक कॉन्सेप्ट रीइंफोर्समेंट प्लान का फ्रेमवर्क हो सकता है कि रोज एक वीक कॉन्सेप्ट पर कैसे काम करें, पढ़ना, उदाहरण करना, दोस्त को समझाना, खुद का टेस्ट लेना। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, एक सेल्फ असेसमेंट वर्कशीट हो सकती है जिससे वो अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकें। कुछ हेल्दी हैबिट्स सजाई जा सकती हैं, जैसे क्लास के 24 घंटे में नोट्स रिवाइज करना। एक डेली प्लानर का टेम्पलेट हो सकता है। कुछ सोचने वाले सवाल जैसे आज क्या चीज़ सबसे कंफ्यूजिंग लगी और क्यों। ये सब छात्रों को अपनी लर्निंग का चार्ज लेने में ज़्यादा अवेयर और जिम्मेदार बनने में मदद करने के लिए हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से यही समझ आ रहा है कि सीखने की ये जो कमियां हैं, ये गैप्स हैं, ये चैलेंज तो हैं, पर ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। स्रोत हमें ये भरोसा दिलाता है कि इन्हें पहचाना जा सकता है, इन पर काम किया जा सकता है और इन्हें दूर भी किया जा सकता है। और ये सिर्फ अच्छे नंबर लाने की बात नहीं है, बल्कि ज्ञान की, समझ की एक मजबूत नींव बनाने की बात है, जो आगे चलकर बहुत काम आती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये याद रखना भी ज़रूरी है कि सीखना कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक सफ़र है जो चलता रहता है। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिसका जिक्र स्रोत सीधे तौर पर शायद नहीं करता, पर इशारा ज़रूर है। सवाल ये है कि हम सीखने को देखते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है,
या ये समझ बनाने का, खुद को बेहतर बनाने का एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। हमारा नज़रिया ही तय करता है कि हम इन लर्निंग गैप्स को कैसे लेते हैं, एक रुकावट की तरह या एक मौके की तरह। वाकई ये सोचने वाली बात है। हमारा नजरिया, शायद सब कुछ वहीं से शुरू होता है। शायद सीखने के सफ़र में ये कहना कि मुझे नहीं पता या मुझे ये समझ नहीं आया, ये कमज़ोरी नहीं है। हो सकता है ये ईमानदारी से अपनी कमी को स्वीकार करना हो, जो आगे बढ़ने का पहला कदम है। अगली बार जब कोई किसी चीज़ को समझने में स्ट्रगल करे, तो शायद ये सोचने का वक्त है, क्या ये वाकई उस चीज़ को गहराई से समझने का एक मौका है, ना कि हार मान लेने का बहाना।